हेलो फ्रेंड्स, मैं कौस्तुभ। आज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने आया हूँ। सुसाइड। ये जो टॉपिक है ये क्यों चर्चा में है आप जानते हैं। अभी रिसेंटली एक प्रोमिनेंट फिल्म स्टार इन्होंने सुसाइड किया। ये क्यों गलत था? आप अगर इंसान की ही बात छोड़िए, कोई भी स्पीसीज या एनिमल की बात करें तो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में सेल्फ प्रिजर्वेशन या सर्वाइवल बहुत स्ट्रांगली एनकोडेड होता है। जिंदा रहना और खुद को बचाना ये हमारी एक बेसिक बायोलॉजिकल क्वालिटी है। लेकिन आप सोचिए, हमने हमारी ज़िंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेसफुल बनाया है कि हमारा शरीर जब हमको कह रहा है, बायोलॉजी हमको कह रही है, जेनेटिक्स हमको कह रहा है कि हमको ज़िंदा रहना है, हमारा मन और दिमाग इसके विरुद्ध जाके, अपोजिट जाके सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ, सुसाइड की तरफ हमको लेके जा रहा है। ये हमारे जीने के तरीके पे एक सवाल पैदा करता है। दूसरा, जब सुशांत सिंह जैसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटी सुसाइड करते हैं तो इसका एक परिणाम समाज पे भी होता है। ये है, इसको कहते हैं सुसाइड कंटेजियन। इसका मतलब इनको जो आइडोलाइज करते थे, फॉलोअर्स थे इनके, ये यूथ जो है ये इसको एक एक्सेप्टेबल तरीका समझ सकता है, सोच सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो ये बहुत गलत चीज़ है कि एक प्रोमिनेंट सुसाइड की वजह से और भी सुसाइड समाज में हो सकते हैं, क्योंकि इसको एक एक्सेप्टेबल तरीका माना जा सकता है या मानने लगते हैं लोग। नेक्स्ट इज अटेंशन। आप खुद देखिए, जब तक सुशांत जिंदा थे, पिछले 6 साल, 6 महीने या 1 साल से उनको तकलीफ थी। कितने लोगों ने ये जानने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की या उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। आज पूरा देश, पूरा मीडिया उनके डेथ को और उसके रीजंस को एनालाइज करने के पीछे पड़ा है। इसका 1% अटेंशन भी डेथ के पहले उनको मिल जाता तो शायद ये डेथ ही ना होती। इसका एक दूसरा एंगल भी है। जब सुशांत जैसा प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी सुसाइड करता है तो इससे काफ़ी सिंपथी उनके लिए समाज में बनती है, और जो हमको न्यूज़ चैनल्स पे दिख भी रही है। इससे समाज में एक गलत मैसेज जाता है। जो लोग ऐसा तकलीफ में हैं, यूथ स्पेशली, इनको ऐसा लग सकता है कि अगर हम ऐसा कुछ कर दें या ऐसा करने की कोशिश करें तो हमें भी सिंपथी या अटेंशन समाज में मिलेगा। तो ये एक बहुत गलत मैसेज सुशांत ने पूरी यंग जनरेशन को दिया है। अब हम देखेंगे कि पहले सुसाइड क्या है। बाय डेफिनेशन इट इज़ एन एक्ट ऑफ इंटेंशनली कॉजिंग वंस डेथ। लेकिन मैं मानता हूँ ये एक परमानेंट सोल्यूशन है टेम्पररी प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में है, होने भी चाहिए, लेकिन हमें प्रॉब्लम से भागने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें उनको हिम्मत से सॉल्व करना चाहिए। आज सुसाइड एक ऐसा परमानेंट सोल्यूशन बन गया है कि जहाँ पे आप खुद को ही ख़त्म कर देते हो। तो ये बहुत गलत बात है और ये ट्रेंड बढ़ रहा है। आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, आप नंबर्स अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में इट हैज़ बिकम द 10th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, मोर कॉमन इन मेल्स। पूरी दुनिया में हर 40 सेकंड में 40 सेकंड्स एक सुसाइड होता है। इंडिया की अगर बात करें तो हर 4 मिनट में एक सुसाइड होता है। आप खुद देखिए, ये वीडियो खत्म होने तक 10 लोग सुसाइड कर चुके होंगे या उससे भी ज़्यादा। ये बहुत सीरियस है। आप अगर स्टूडेंट कम्युनिटी या यंग जनरेशन की बात करें तो हर साल 10,000 से ज़्यादा लोग हैं, बच्चे, स्टूडेंट्स, जो सुसाइड करते हैं। ये देश का भविष्य होना चाहिए, यूथ। और आज ये यूथ इतना स्ट्रेस में है, परफॉर्मेंस प्रेशर में है, तो ये एजुकेशन सिस्टम पे एक सवाल खड़ा कर देता है। आप अगर इंडिया का प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें तो पूरी दुनिया का जो प्रोपोर्शन हमारा है पॉपुलेशन में, तो आप देखिए कि वर्ल्ड्स एनुअल फीमेल सुसाइड्स 1/3, 33 से 36%, 33 to 36% ऑफ वर्ल्ड्स फीमेल सुसाइड्स एनुअली इंडिया में होते हैं। 1/4 ऑफ मेल सुसाइड्स। तो ये बहुत ज़्यादा और सीरियस प्रॉब्लम इंडिया में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, सुसाइड इज़ अ प्रॉब्लम, दिस नो डाउट। लेकिन इसके पीछे और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसे कहते हैं सुसाइडैलिटी। सुसाइडैलिटी का मतलब ये होता है कि जो सुसाइड करते हैं वो तो एक अलग इशू हो गया, लेकिन हर सुसाइड के पीछे, निमहैंस कहता है, बेंगलोर का इंस्टीट्यूट है मेंटल हेल्थ स्टडी करने वाला, निमहैंस कहता है कि हर सुसाइड के पीछे 200 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इतने तकलीफ में हैं कि जो सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं, सुसाइड के थॉट्स एंटरटेन कर रहे हैं या सुसाइड की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक सुसाइड अगर हो रहा है तो 200 से ज़्यादा जिंदगियां इतनी तकलीफ में हैं कि जो जिंदगी ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सुसाइडैलिटी। अब इसका कारण क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं साइकिक। इसका मतलब है अनबेरेबल।
इंटेंस साइकोलॉजिकल और इमोशनल पेन। लोग इतनी तकलीफ में हैं कि वो उनके लिए अनबेरेबल, असहनीय हो जाता है और फिर वो ज़िंदगी ख़त्म करने की ये जो सीरियस स्टेप है वो लेते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? दो ही मेजर रीजंस है, एक तो डिप्रेशन या स्ट्रेस। ये किस वजह से होता है? डिप्रेशन तो एक साइकोलॉजिकल बीमारी बन जाती है कि जब ज़िंदगी में आप इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि आप होप छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, तो आपको डिप्रेशन होता है। रिलेशनशिप्स, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप खुद सोचिए, रिलेशनशिप्स हमको सोशल सिक्योरिटी देते हैं। रिलेशनशिप्स आर कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर सोशल सिक्योरिटी, वेल बीइंग, हैप्पीनेस। लेकिन इंडिया का अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो 40% से ज़्यादा सुसाइड्स ये रिलेशनशिप से होते हैं या उस रीज़न से होते हैं। तो ये बहुत एक गहरा इशू है, सवाल है हमारे समाज व्यवस्था पे। जिस तरह से हम रिलेशनशिप्स को देखते हैं उस पे एक बहुत बड़ा सवाल है। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी कारण हो सकता है। आज आप देख रहे हैं पैंडेमिक है कोविड का, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि इससे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ बहुत बढ़ने वाली है। तो ये फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी लोगों को डिप्रेशन या इमोशनल स्ट्रेस में लेके जा सकती है, जिससे साइकिक होके लोग सुसाइड का ट्राई कर सकते हैं। सब्सटेंस अब्यूज़ भी रीज़न है, मतलब अल्कोहल या ड्रग्स लेना, तो एक गिल्ट साइकिल होता है। आप बहुत ड्रग्स या अल्कोहल लेते हैं, फिर आपको गिल्ट भी होता है, फिर उस गिल्ट को कम करने के लिए फिर से अल्कोहल लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं, और ये साइकिल से अल्टीमेटली आप डिप्रेशन में जाते हो और फिर उससे सुसाइड हो जाता है। नेक्स्ट, इम्पल्सिव बिहेवियर। कुछ लोगों का जेनेटिक या पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वो अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी हम कर रहे हैं उससे क्या होगा, इसका बहुत विचार नहीं कर पाते। तो फिर इम्पल्स में उस क्षण में वो कुछ ऐसा कर बैठते हैं, जैसा सुसाइड जैसा सीरियस स्टेप वो ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा न सोच के। और एक कारण ऐसा भी है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, इट्स अ गुड लाइफ, पर्सन वाज हैप्पी, एंड सडनली ऐसा कोई मिस्टेक आपसे हो जाता है कि जिसका गिल्ट इतना बड़ा हो जाता है, लार्जर देन लाइफ, कि आप ज़िंदगी ही खुद की ले बैठते हैं। तो मैं इस पे यही कहूँगा कि मिस्टेक्स तो लाइफ में होनी है, राइट? कोई भगवान नहीं है, और मिस्टेक्स अगर नहीं होंगी तो हम सीखेंगे भी कैसे? तो ज़िंदगी में तो गलतियाँ होनी है। तो गलती ये नहीं है कि आप गलती कर बैठे, राइट? गलती ये नहीं है कि आपसे गलती हो गई। गलती ये है, या बड़ी गलती ये है, कि गलती समझ में आने के बाद आप उसको सुधार नहीं पा रहे हैं, राइट? आप अगर गलती को नहीं सुधारेंगे, उस पे अगर ऑनेस्टली एफर्ट नहीं लेंगे, तो ये ज़्यादा बड़ी गलती है। सो मिस्टेक्स की वजह से सुसाइड करना ये तो मतलब गलत बात हो गई है। लेकिन ये मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। जब भी आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, और स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में आप यूपीएससी की बात करें, तो द लेवल ऑफ कंपटीशन इज कट थ्रोट। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इतना कंपटीशन है कि आप में काबिलियत होने के बाद भी, क्वालिटीज़ और टैलेंट होने के बाद भी, हो सकता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ इंटेंस कंपटीशन चांस फैक्टर बिकम्स मोर प्रोमिनेंट, है ना? लक या चांस बहुत अहम बन सकता है। ऐसे केस में बहुत बार फ्रस्ट्रेशन आता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमको नहीं मिलता है और फ्रस्ट्रेशन आता है, और फिर इस टाइप का नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव सोच हमारी बनने लग जाती है। तो मैं आपका ध्यान खींचूंगा 3 चीज़ों की तरफ जब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं। इसे मैं कहता हूँ टैलेंट, टाइमिंग और ट्रेड्स। ये 3 चीज़ें अगर हम ध्यान से समझें तो फिर नेगेटिव सोच के लिए बहुत जगह नहीं बचेगी। टैलेंट, अब आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस में मानता हूँ। एग्ज़ाम है, एक जॉब है, उसका एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास वो रिक्वायरमेंट वाली क्वालिटीज़ या टैलेंट नहीं है, तो हो सकता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको ना मिले। ऐसा भी हो सकता है कि आप में कुछ अलग टैलेंट है। आप अच्छा गा सकते हैं, स्टोरी बता सकते हैं, आप अच्छा खासा पढ़ लेते हैं, आप रिसर्च अच्छा कर सकते हैं, आप बोलते अच्छा है, लिखते अच्छा है, पोएम्स अच्छी बनाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं गिनी जाती। तो आपका टैलेंट और एग्ज़ाम का टैलेंट वो लॉक एंड की हाइपोथेसिस होने की वजह से मैच नहीं कर पा रहा है। तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को ठीक से पहचानना है, और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए कि आप ये एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं। तभी आप ये समझ पाएंगे कि जो डिफरेंस या गैप आ रहा है, और उस पर काम कर पाएंगे। अगर फिर भी आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो टैलेंट हमारा अलग है, तो हमने उसको बहुत पर्सनली, लार्जर देन लाइफ, उससे बहुत अटैचमेंट ज़िंदगी का नहीं करना है। एक एग्ज़ाम है, उसको एक एग्ज़ाम की तरह ही देखना चाहिए। दूसरा, टाइमिंग। आप देखते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो इसको 2 साल लगते हैं कम से कम।
8 महीने 1 साल का प्रिपरेशन और फिर 1 साल का एग्जाम ही चलता है। अब अगर ये इतना ड्यूरेशन है तो इसमें हमेशा हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट कॉन्स्टेंटली अच्छा तो नहीं रहेगा। अप्स एंड डाउन्स आने हैं, छोटे मोटे झटके हमको पूरी प्रिपरेशन में भी लगने हैं। इसके साथ हमारी ज़िंदगी में बाकी भी चीज़ें चलती है जिसका असर हमारी पढ़ाई पे या एग्ज़ाम पे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर में किसी को बहुत बड़ा डिसीज़ या बीमारी होती है जिसका स्ट्रेस हमको आता है। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो सकती है घर पे, जिससे हमारा फंडिंग या स्पॉन्सरशिप हमको ना मिले प्रिपरेशन के लिए। किसी का जॉब भी चल रहा होता है, उसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी का पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज होते हैं, फ्रेंडशिप्स होते हैं। तो हमको ये देखना है और डिसीजन लेना है कि क्या हमको 2 साल ऐसे मिल सकते हैं कि जिसमें हम बाकी सब चीज़ें साइड में रखें, इस एग्ज़ाम को ही फोकस करके प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर नहीं तो हमको ये मैच्योरिटी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि हमारे प्रिपरेशन में कुछ अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं या शायद हमको थोड़ा ज़्यादा वक्त लग भी सकता है। तो ये अगर हम ठीक से समझ लें, टाइमिंग वाला फैक्टर, तो हमको एग्ज़ाम की तरफ देखने का जो एटीट्यूड है वो बहुत सीरियस या नेगेटिव नहीं बनेगा। और तीसरा, ट्रेड्स। एग्ज़ाम के लिए आपको, आपके पास टैलेंट है, काबिलियत है, एबिलिटीज़ है, लेकिन कभी कभी पर्सनालिटी की कुछ डिस्पोजिशंस या ट्रेड्स होती है, जैसे स्ट्रेस को कितना आप बियर कर सकते हैं, आप कितना ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स रखते हैं, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग आपका कितना है, कितना आप खुद के रूटीन को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी आपके बिहेवियर में है या पढ़ाई में है। तो आपके पास सब क्वालिटीज़ हो के भी अगर ये ट्रेड्स में थोड़ा कम ज़्यादा होता है, आप स्ट्रेस अगर मैनेज ना कर पाए, तो आप इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में इतना बड़ा ये एग्ज़ाम बन जाता है कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देता है। और फिर इसका एक बहुत नेगेटिव असर आपके पूरे प्रिपरेशन पे और आपकी लाइफ पे हो सकता है। तो ये हमको थोड़ा, अगर टैलेंट, टाइमिंग और ट्रेड, ये 3 T's अगर हम ठीक से ध्यान में रखें, तो शायद हम एग्ज़ाम को ज़्यादा कंस्ट्रक्टिवली देख भी सकते हैं और प्रिपेयर भी कर सकते हैं। आखिर में ये कहूँगा कि स्ट्रेस इज़ इनएविटेबल। आप स्ट्रेस प्रिवेंट नहीं कर सकते। स्ट्रेस थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, उससे मोटिवेशन भी मिलता है, प्रेशर भी रहता है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। लेकिन जब ये स्ट्रेस एक लिमिट के बाहर जाएगा, तो ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, आपके प्रिपरेशन के लिए ही नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी को ही बिगाड़ सकता है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो ये स्ट्रेस को या नेगेटिव थिंकिंग को हम कैसे दूर रख सकते हैं, इसको मैं कहता हूँ पंचशील। ये एक 5H का फॉर्मूला मैंने बनाया है कि जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 तरीके, 5H, जो हमको स्ट्रेस से या इस टाइप के नेगेटिव थिंकिंग से दूर रख सकते हैं या कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहला H है होप। आप जानते हैं कि जब आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप एग्ज़ाम ही नहीं, यूपीएससी का ही एग्ज़ाम नहीं, आपका ज़िंदगी भी, तो डेली बेसिस पे जब आप सुबह उठते हो तो यू नीड टू हैव अ रीज़न टू गेट आउट ऑफ योर बेड। जब आप उठते हैं सुबह तो आपको एक दिन के लिए एक पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म होना ज़रूरी है। दूसरा, अडेप्टेबिलिटी की ज़रूरत है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड प्रॉब्लम्स को देखने के लिए चाहिए। जो भी सिचुएशंस में आप जाते हैं, आपकी पढ़ाई है, एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट है, तो उसको, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद को उस साँचे में ढाल लेना, ये बहुत ज़रूरी है। ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपकी पर्सनैलिटी में है, तो आपको एग्ज़ाम ही क्या, ज़िंदगी भी एक आसान ज़िंदगी जीना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तीसरा, लोकस ऑफ कंट्रोल। ये जो स्टोरी मैंने बताई थी, ओल्ड मैन एंड सी, उसमें सेंटियागो मार्लिन को, उस फिश को बोट की तरफ खींचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उल्टा होता है, वो फिश ही बोट को खींचने लग जाता है। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में या एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में भी हो सकता है कि आप एग्ज़ाम को कंट्रोल करने की बजाय, स्ट्रेस को कंट्रोल करने की बजाय, आपके रूटीन को मैनेज करने की बजाय, वो एग्ज़ाम ही इतना बड़ा हो जाता है कि वही आप पे हावी हो जाता है, आपकी ज़िंदगी पे हावी हो जाता है। इससे आपके रिलेशनशिप्स टूटते हैं, आपके प्रॉब्लम्स लाइफ में आते हैं और इससे स्ट्रेस इतना बढ़ता है कि आप नेगेटिव रास्ते पे चलने लगते हो। तो ये लोकस ऑफ कंट्रोल ये अंदर होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए। नेक्स्ट, फेथ। आपको विश्वास रखना ज़रूरी है खुद पे, आपकी काबिलियत पर, इस एग्ज़ाम पे भी, कि एक फेयर सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। और उस शक्ति पे भी, जिसको हम कहते हैं ना कि एक पावर होता है, एक सारी कायनात आपके सक्सेस में आपको मदद करती है, तो उस पे कि सब चीज़ ठीक से वर्कआउट हो जाएगा, इस पे विश्वास रख के ही प्रिपरेशन हमने करना है। इंटरनल मोटिवेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये लंबा ड्यूरेशन है, ये 100 मीटर का स्प्रिंट नहीं है कि आप खुद को बर्नआउट कर दो। यूपीएससी का प्रिपरेशन कम से कम 2 साल चलता है। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स पूरी प्रोसेस में आते हैं और बाकी भी चीज़ें आपको सब लाइफ में डील करनी है, तो इसमें आपको इंटरनली मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी होगा जब आपके पास एक सॉलिड क्लियर रीज़न रहेगा कि क्यों मुझे ये एग्ज़ाम देना है, क्यों इतनी मेहनत करनी है, क्यों इतना स्ट्रगल मुझे लाइफ में करना है।
आखिर में मैं ये कहूँगा कि सेकेंड जो फैक्टर है दैट इज हाउडी। हाउडी इसका मतलब इसको कहते हैं कि हाउ डू ये, आप कैसे हैं, राइट। सो आपका रूटीन कैसा है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि इट्स लाइक इनर पीस, इसको मैं कहता हूँ इनर पीस। इसके लिए आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले डाइट, एक अच्छा खाना, न्यूट्रिशन इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। दूसरा एक्सरसाइज, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हेवी एक्सरसाइज करें, लेकिन सिंपल वॉकिंग, एरोबिक्स, मेडिटेशन, योगा, आज आज तो इंटरनेशनल योगा डे है। आप ऐसा कुछ ज़रूर आपके रूटीन में बिठाइए कि जिससे आपका डाइट और एक्सरसाइज ये रूटीन में रेगुलरली फॉलो होना चाहिए। तीसरा स्लीप, ये तो सबसे नेग्लेक्टेड, मिसअंडरस्टूड और मिस इंटरप्रिटेड, मिसट्रीटेड ऐसा ट्रेट है। लोग ऐसा समझते हैं कि जब बहुत कठिन चैलेंज हमको फेस करना है या एग्जाम देना है यूपीएससी जैसा, तो स्लीप कॉम्प्रोमाइज हो जाना चाहिए या स्लीप कम करना चाहिए। ऐसा नहीं है। रादर आपको 6 से 7 घंटे का एक साउंड स्लीप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। मैंने पहले भी कहा कि ये मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है 100 मीटर का। तो मैराथन अगर है तो आपको खुद का ख्याल रखना, सेल्फ केयर, ये बहुत ज़रूरी है। तो डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सनलाइट, मेडिकल रिसर्च ये क्लिनिकली प्रूव कर चुका है कि अगर आपको धूप, सनलाइट नहीं मिलता है तो आपके ब्रेन में सीरोटोनिन कम पैदा होता है या कम बनता है। तो इससे आपका मूड लो हो जाता है और आप पेसिमिस्टिक या नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो। तो इससे विटामिन डी आपकी हेल्थ, बोन, हर फिजिकल एस्पेक्ट के लिए और इमोशनल एस्पेक्ट के लिए सनलाइट का मिलना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिए। और लास्ट में रिलैक्सेशन। मैं कितने स्टूडेंट्स का काउंसलिंग करता हूँ तो इसमें एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली सामने आती है। बच्चे इतना टाइट शेड्यूल बनाते हैं कि जिसमें एक्सरसाइज, स्लीप, सनलाइट या रिलैक्सेशन के लिए कोई जगह नहीं बचती। तो ऐसा मत कीजिए। आप जब भी आपका प्लान या शेड्यूल बनाओ इस एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें आपके डेली रूटीन में आपने आपके रिलैक्सेशन के लिए भी डेली, वीकली आप रिलैक्सेशन के लिए एक अच्छा खासा स्लॉट छोड़िए और उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, हॉबीज़ में आप रिलैक्स होने के लिए खुद को एंगेज रखिए। तीसरा एच की तरफ हम जाते हैं। इसको मैं कहता हूँ हमराह। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये विल्सन का है। इट्स अ वॉलीबॉल। आपने मूवी देखा होगा कास्ट अवे, टॉम हैंक्स का है। तो इसमें ये उसका दोस्त बन जाता है टॉम हैंक्स का। तो उसी तरह जब हम इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम हमारे फैमिली से दूर रहते हैं। हमारी फैमिली समझ नहीं पाती है काफ़ी बार कि हम किस स्ट्रेस में रहते हैं। हमारे जो दोस्त होते हैं कॉलेज के वो सब छूट जाते हैं, वो अपनी जॉब्स में आगे की पढ़ाई में लग जाते हैं। हम आइसोलेटेड, लोनली इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसे वक्त ये ज़रूरी है कि हमने जो डिवाइसेस है, इंटरनेट है, नेगेटिव थिंकिंग है, मीडिया है, इससे थोड़ा डिस्कनेक्ट होना है और कनेक्ट होना है उन लोगों से। फैमिली में कुछ लोग, आपके दोस्तों में कुछ लोग या आपके मेंटर्स, ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाए रखना है कि जो हमको अच्छे से पहचान पाए, जो हमारे स्ट्रेसेस को समझ पाए, हमारी सिचुएशन को समझ पाए और हमें पसंद आए या ना आए हमको ऑनेस्ट फीडबैक दे पाए कि जिससे हम पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हमको, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको एक सोशल सेफ्टी नेट बनाना है। ये एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, पूरे लाइफ के लिए आपके काम आएगा। ऐसे ही रिलेशनशिप्स में, ऐसे लोगों में आप इन्वेस्ट कीजिए कि जो जेन्युइन है, ऑनेस्ट है और जो आपका ड्रीम, आपका क्वालिटीज़ को समझते हैं और उसके लिए आपको पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो सोशल सेफ्टी नेट हमने बनाना है। और तीसरा, गेट कीपर्स। जब हम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे रूम पार्टनर्स, हमारे लाइब्रेरी में जो साथ में बैठते हैं ऐसे लोग, या जो साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे टीचर्स, ये सब हमारे गेट कीपर्स होते हैं। ये कंसेप्ट इंटरनेशनली जो इसको मान्यता है कि ये कंसेप्ट यूज़ होता है ग्लोबली सुसाइड के अगेंस्ट, कि हमें ऐसे गेट कीपर्स आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, या हमको भी किसी और का गेट कीपर बनने की ज़रूरत है कि जहाँ से हम किसी को नेगेटिव रास्ते पे या सुसाइड के रास्ते पे जाने से रोक पाएँ। तो आप आपके रूम पार्टनर का गेट कीपर बन जाओ, आपका रूम पार्टनर आपका गेट कीपर बन जाए। तो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये बहुत ज़रूरी है अगर हम पॉजिटिवली इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या ज़िंदगी में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट एच इज़ हार्मनी। बहुत चीज़ें हैं जो हम नेचर से सीख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप साइकिल ऑफ सीजन्स देखिए। अगर मैंगो बोले कि 12 महीने मैंने आम के, आई हैव टू फ्लावर, राइट, हैव टू बिकम राइप एंड हैव टू ग्रो ऑन ट्रीज फॉर 12 मंथ्स, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी फ्रूट या कोई भी फ्लावर पूरे साल में नहीं आता है।
आपने देखा होगा हर किसी का एक टाइमिंग होता है, एक सीजन होता है। आप ये देखिए कि अगर एक सीड सॉइल में आता है तो जैसे भी ज़मीन में गिरने के बाद उसका ट्री या प्लांट इमीडिएटली नहीं बनता है। उसको राइट मॉइस्चर, राइट न्यूट्रिशन, राइट क्लाइमेट या राइट टेम्परेचर जब तक नहीं मिलता है वो सीड जर्मिनेट नहीं होता है। तो नेचर से हम ये भी सीख सकते हैं कि हर चीज़ को पेशेंस की ज़रूरत होती है, अपनी पेस से चीज़ें होती है। तो आपको समझना चाहिए कि आपका पेस क्या है, आपका टाइम क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने फैटलिस्टिक बनना है, राइट? आपने आपकी प्रिपरेशन का विश्वास छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। आपने 100% एफर्ट देते रहना है, लेकिन ये समझना है कि जो भी रिजल्ट आएगा आप उसको हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। आप ये समझेंगे कि आपका टाइम जब आएगा, जब कंडीशंस वर्कआउट होना शुरू हो जाएगा तो आपके एफर्ट्स को रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। तब तक आपने पेशेंस रखना है। और लास्टली, नेचर डज नॉट हरी। आप नेचर में देखेंगे तो इतनी सुंदर, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें होती है, लेकिन ये सब उसकी खुद की एक पेशेंस से होती है। नेचर में कहीं भी जल्दबाजी नहीं है। तो जब हम जल्दबाजी करते हैं या हमारे एफर्ट से ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं, तब फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता है और फिर हम नेगेटिव रास्ते पे लग जाते हैं। तो नेचर से ये सब हम सीख सकते हैं। आगे का जो एच है, इसको मैं कहता हूँ हुनर। हुनर को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसको कहते हैं स्किल्स। किस स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ? फेलियर्स। आप खुद सोचिए, बचपन से आपको हर किसी ने ये सिखाया कि सक्सेस इंपॉर्टेंट है, सक्सेस के लिए क्या करना है, क्यों सक्सेस मिलाना ज़रूरी है और कैसे सक्सेस मिलाना चाहिए। आपने छिछोरे अगर मूवी देखा है तो उसमें सुशांत सिंह का खुद का डायलॉग था कि फेलियर कोई नहीं पढ़ा सिखाता कि फेलियर अगर मिल जाए तो क्या करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैसेज उन्होंने मूवी में दिया वो अपनी पर्सनल लाइफ में उन्होंने नहीं फॉलो किया। तो हमको ये सीखना है। आप खुद अब आप खुद देखेंगे कि ज़िंदगी में आप कितनी चीज़ें करते हैं। रोज़ आप हज़ारों डिसीजंस लेते हैं। पूरी ज़िंदगी में जितनी बार आपको सक्सेस मिलता है उससे कई गुना बार आपको फेलियर या सेटबैक मिलता है। आप करने कुछ जाते हैं और कुछ अलग हो जाता है। ये तो हमेशा का स्टोरी होता है। आपको अगर अच्छे से जीना है तो एक लाइफ स्किल है कि आपको फेलियर से डील करते आना चाहिए। सो हाउ टू डील विथ फेलियर्स इज मोर इम्पोर्टेंट। अब जब हमको ये बताया जाता है कि फेलियर कैसे डील करना है तो एक वर्ड हमको बताया जाता है, रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है कि झटका लगने के बाद, सेटबैक या फेलियर मिलने के बाद आपने फिर से आपके पैरों पे, कदमों पे खड़ा होना है। लेकिन मैं इसके एक कदम आगे जाऊंगा, क्योंकि रेजिलियंस आपको जैसे थे ऐसे सिचुएशन में वापस आने के लिए कह रहा है। इसके आगे एक कंसेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड एंटी फ्रेजाइलिटी। आप अगर एक स्टोरी आपको अगर आपको पता है, ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर था हाइड्रा। हाइड्रा के बहुत सारे सर थे, जिस तरह हमारा रावण था, दशमुख। इस टाइप का हाइड्रा एक कैरेक्टर था। अब इस हाइड्रा को जो भी लड़ता था इस हाइड्रा से, उसका सर काटने के बाद उसको दो सर आ जाते थे। जो सर आप काटोगे वहां पे दो सर आ जाएंगे। तो हाइड्रा को जितना आप मारने की कोशिश करो उतना हाइड्रा स्ट्रांग और ज़्यादा बड़ा होते जाता था। तो दिस इज़ वॉट वी नीड टू लर्न फ्रॉम हाइड्रा। हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया ये नेगेटिव मत रखिए। प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस ये है ही इसलिए, फेलियर है ही इसलिए कि आपको सिखाया जाए, उसमें से कुछ मिले, लर्निंग हो और आप और अच्छे और बेहतर बनते जाए। रूमी कहते हैं पेन एंड सफरिंग इज़ वेयर लाइट एंटर्स यू। तो जहाँ पे दर्द है, तकलीफ है, जहाँ हमको झटका लगा है, फेलियर मिला है, वहीं से हमको स्ट्रांग होना है, उसमें से सीखना है। तो ये एंटी फ्रेजिलिटी का एटीट्यूड अगर हम पॉजिटिव ली प्रॉब्लम्स को देखने शुरू हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगे ही नहीं। रादर हम एक बहुत हेल्दी तरीके से ज़िंदगी जी पाएंगे। इतना सब बोलने के बाद आखिर में जब सुसाइड की बात करते हैं तो ग्लोबली एक मूवमेंट है, इसको कहते हैं सेमीकोलन मूवमेंट। सेमीकोलन क्यों? क्योंकि फुल स्टॉप नहीं चाहिए। जब प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में तो वहां फुल स्टॉप नहीं लगाना है आपने। आपका स्टोरी अभी खत्म नहीं हुआ है। योर स्टोरी इज नॉट येट ओवर। दैट इज वाई जब भी झटका लगता है तो वो सेमीकोलन है, राइट? और मार्गरेट एटवुड कहते हैं कि इन द एंड वी ऑल बिकम स्टोरीज। तो अगर हम सब स्टोरीज ही है तो लेट अस मेक एन एफर्ट टू लिसन टू ईच अदर स्टोरी। क्यों? क्योंकि इससे हम सबको एक होप मिलेगा। और होप क्यों जरूरी है? शेक्सपियर कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन। I wish you good luck and best wishes for everything that you want to do in your life, right? Thank you. Have a very, very nice day and take very good care of yourself. Thank you.